तो दोस्तों काफी बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे सर मॉडल पेपर कब आएगी हमारा पॉलिटिकल साइंस का। फाइनली मेरे भाई मैं आप लोगों के सामने 2025 का मॉडल पेपर लेकर आया हूं और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज में हमारा जो टॉपिक होगी वो हमारा सब्जेक्टिव का। तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से और भी जितने सारे मॉडल पेपर आए हैं उनका भी हमें सब्जेक्टिव चाहिए, सारा स्टूडेंट्स दबा करके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मेरे भाई ये जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं ये बिल्कुल मेरे भाई आप लोगों का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, एकदम ध्यान से दिखना है भाई। जैसे मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को पता होगा कि 30 क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू होती है और 31 से लेकर 38 तक हमारा आता है सर क्या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर नजर दौड़ाते हैं। अब बहुत सारे बंदे तो ये कहेंगे पहली बात कि सर आपने तो शीत युद्ध पढ़ाए नहीं है भाई। मैं शीत युद्ध पढ़ाया हूं, बस आप लोग ये सोचिए मेरे भाई कि आप लोगों ने ठाना था सर ये टॉपिक तो हमारा सिलेबस में है ही नहीं, ये जैकबोर्ड है बाबू, जो टॉपिक नहीं है ना वो भी पूछा जाएगा, यहां पे होशियार रहिएगा भाई। देखिए दोस्तों शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो मैंने आप लोगों को साधारण भाषा में बताया था जब दो देशों के बीच ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा लगे कि युद्ध होने वाला है पर युद्ध नहीं होता है, जब दो देशों के बीच में हमारा तनाव उत्पन्न हो जाती है और ऐसा लगता है मेरे भाई कि युद्ध होने वाला है पर दोनों देश को समझ में आता है कि युद्ध करने से हमें नुकसान होगी, तो मेरे दोस्तों वो युद्ध को पीछे हट जाते हैं। तो इसी स्टेज को हम लोग याद रखिए मेरे भाई कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। तो जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे ऐसे लगने लगता है कि युद्ध होने वाला है पर युद्ध नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई शीत युद्ध। बस इतना याद रखिएगा कि दो देशों के बीच में ऐसा ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दोनों देशों को लगता है कि अब हमारा युद्ध होने वाला है पर दोनों देश इस कारण से रुक जाता है कि दोनों देशों को लगता है कि युद्ध करने से नुकसान होगी, इस कारण से दोनों देश क्या हो जाते हैं हट जाते हैं। इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या भाई शीत युद्ध। अगला क्वेश्चन ये आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया सर भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो बताएंगे सर याद रखिए मेरे भाई सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयोग की बात करें मेरे भाई तो बताएंगे सर क्या होगा सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन बताए सर 33 यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, जिसका मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क हमारा हडसन नदी के किनारे स्थित है, मैनहट्टन द्वीप के ऊपर स्थित है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएनओ का 6 अंग होता है। यूएनओ की जब स्थापना हुआ था उस समय देशों की संख्या था 51, अभी तक अगर वर्तमान में बात करें तो 193 देश शामिल हो चुकी है। सारा चीज मेरे दोस्तों मैंने निचोड़ करके बताया था और ये भी गारंटी पेपर में लिख के देता हूं, गारंटी ले ले मेरे भाई कि आपके एग्जाम में यूएनओ का एक क्वेश्चन आएगा वो भी 5 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। पेपर में छपेगा नहीं, छप चुका है 2026 के एग्जाम के लिए। आइए सर, तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 5 गो याद रखिएगा, और गैर अस्थायी सदस्य पूछा जाएगा तो 10 गो। अस्थायी सदस्य कौन कौन होता है सर, तो एबीसीडी का ट्रिक याद रखिएगा, ABCFR। ए से अमेरिका, ABC बचपन में ABC पढ़े हैं ना भाई, वही सर हमारे यहां पे दिया है। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया। ये 5 देश को वीटो पावर प्राप्त है। क्या मुस्कुरा कर बोले मेरे भाई, इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है कि सारा देश कुछ भी कहे, अगर एक देश इसमें से मना कर दे तो सारा जितना सारा फैसला है वह रुक जाएगी। वीटो पावर क्या है इसे भी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और मेरे भाई अस्थायी सदस्य हमारा 5 गो है, और अस्थायी सदस्यों की संख्या आपका कितना है मेरे भाई 10 गो है भाई। याद रखिएगा ये हमारे सुरक्षा परिषद का 2 गो भाग होती है मेरे भाई, मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लास में डिस्कस करवाया था। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। अरे यूएनओ पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। कोई ना कोई खासियत तो होगी ना जिस कारण से इतना बड़ा संगठन बनाया गया है। यस या नो भाई, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्या खासियत है। पहला, विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। दूसरा का विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंध एवं सहयोग में वृद्धि करना, यानी दोस्तों भारत को अमेरिका से, अमेरिका को रूस से, रूस को चाइना से, चाइना को ब्रिटेन से, मतलब दोस्ती बनाए के रखने के लिए मदद करता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना,
अगर दो देशों के बीच में अगर कोई युद्ध हो जाती है तो आपस में बैठकर इसकी समाधान निकालते हैं। जैसे कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान की युद्ध चलते रहता है, ये युद्ध दोस्तों हमारा समाधान करती है कौन? तो यूएनओ। ठीक है, अगला सर, पूरे दुनिया के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि मानवीय समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना। यानी दोस्तों कोई अगर देश कमजोर है तो हमारे यूएनओ से मदद करती है। कोई देश दोस्तों अब मान के चलिए कोई आर्थिक संकट आई और जिस कारण से दोस्तों वहां पे क्षति हो गई तो मेरे दोस्तों वहां पे सरकार क्या करेगी? मदद करेगी। कौन? हमारा यूएनओ। तो ये था सर हमारा यूएनओ का उद्देश्य। अभी भी आपके पास मौका है भाई, अगर आप चाहते कि सर मुझे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है जो आप लोगों का मेरे भाई 27 तारीख से शुरू होने वाला है, 27 अक्टूबर, भूले ना 27 अक्टूबर धमासान होगा दोस्तों क्लास, वो भी अलग अलग टीचर्स आप लोग को स्टडी कराएंगे। अरे दिल खोल के कहता हूं, अगर मेरे भाई अगर जितना बताया जाएगा ऑनेस्टी पूर्वक अगर कर लेंगे ना, एग्जामिनर के अंदर में इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि आप पढ़े यहां से और इससे बाहर क्वेश्चन पूछ जाए। इतना मेहनत करके ये कोर्स को तैयार किया गया भाई, आप लोग कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि सर हमने 299 रुपए में आप इतना कुछ दे रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा भाई। एक दिन में 3 टाइम क्लास चलेगी भाई, सॉरी 4 टाइम क्लास चलेगा भाई, याद रखिएगा। एवरीडे, नो संडे, नो मंडे, नो फेस्टिवल, कंटिन्यू क्लासेस चलेगी मेरे लाडला, क्योंकि मेरे दोस्तों ये समय अगर आपके हाथों से निकल गई दोबारा फिर लाइफ में ला नहीं सकते हैं। इसलिए दबा करके बचे हुए जो हमारे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो 3 महीना बचा हुआ है मेरे भाई, तबड़तोड़ तरीके से आप लोग क्या करें? मेहनत करें। ठीक है, ठीक है, चलिए सर अब बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है? जो हमारा सोवियत संघ है मेरे भाई, इसका राजनीतिक व्यवस्था जो है किसके विचार पर आधारित है? तो बताएंगे सर हमारा मार्क्सवादी, याद रखिए क्या मेरे भाई? मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। किस पर मेरे भाई? मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। इतना लिखना है और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। तिब्बत के कौन सा पारंपरिक नेता 1559 में भारत में शरण ली थी? तिब्बत में मैं कौन से नेता 1959 में भारत में शरण ली थी? तो बताएंगे सर दलाई लामा, दलाई लामा, याद रखिएगा। ये दोस्तों भारत में शरण ली थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, आसियान में कितने देश शामिल है? अरे मेरे भाई पहले था 8, अभी हो चुका है कितना? 10। तो आपको 10 ही बताना है भाई, याद रखिए। आपको कितना बताना है भाई? 10। अगर देश का नाम याद रखना है तो देखिए मैं एक्चुअली ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी। थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, बुरनई, कंबोडिया, ये सब हमारा 10 गो देश शामिल है भाई। यहां पे 8 गो दिख रहा है, 2 गो देश छूट गया भाई, 2 गो देश शायद छूट गया क्या? सॉरी, हाँ 2 गो देश छूट गया भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 गो देश छूट गया है। तो एक हमारा सर लाओस, कंबोडिया, ये सारा देश को आप लोग याद रखिएगा। ये तो सर आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्या मेरे भाई? ये तो सर आप लोगों का था क्या? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आए सर कुछ हम लोग सबसे पहले मेरे भाई लॉन्ग क्वेश्चन की ओर जाने से पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव का। अरे दिल में हाथ रख के कहता हूं मेरे लाडला, जितना मैंने टेस्ट सीरीज में, जितना फाउंडेशन कोर्स में बताया है और जितना मैं क्रैश कोर्स में बताऊंगा उतना कर लेना है भाई। दिल खोल के कहता हूं मेरे दोस्तों कि 30 में से 29 मार्क्स नहीं आ सकता आपका। अगर 30 में से 29 मार्क्स आया तो आप समझ जाइए मेरे भाई कि आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया, या तो मैं सही तरीके से आप लोगों को पढ़ा नहीं पाया हूं भाई, इतना याद रखिएगा, गारंटी पेपर। आइए बात करते सर, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राज्य पुनर्गठन की स्थापना जो हुई थी वह कब होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा 1953। किस पर मेरे भाई? भाषा आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हमारा तेलंगाना, सॉरी आंध्र प्रदेश। क्या मेरे भाई? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हमारा क्या था? तो बताएंगे सर आंध्र प्रदेश, भूलिएगा ना भाई। ठीक है ना, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पैटर्न देखिए मेरे भाई, इतना लंबा चौड़ा आपको क्वेश्चन मिलेगी तो आप समझ जाइए कि पैटर्न का हालत क्या होगा भाई। ठीक है, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है भाई? सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या है, क्या नहीं है? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध का अंत हुआ, हाँ भाई ये तो है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रकूट का जन्म हुआ, यह भी है। शक्ति संतुलन में बदलाव, यह भी हुआ है। मध्यपूर्व में संकट, यह गलत बात है भाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिका की वर्चस्व देखा जा सकता है? वर्चस्व का मतलब होता है दादागिरी, वर्चस्व का मतलब होता है बोसगिरी, वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा, और वर्चस्व का मतलब होता है दोस्तों शक्तिशाली। आपसे पूछा गया अमेरिका शक्तिशाली बना कैसे? सैन्य से, आर्थिक से, सांस्कृतिक से। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या मेरे सरनियों? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया है? दोस्तों आप सभी को पता है कि नीति आयोग का गठन हमारे देश में 1950 में लागू हुआ था, जिसका नाम बदल करके, सॉरी, ये जो हमारे नीति आयोग थे ना भाई, इसकी स्थापना मोदी ने किया भाई, आई एम रियली सॉरी, 1 जनवरी 2015 में किया भाई, 1 जनवरी 2015 में किया। इसका नाम पहले क्या था भाई नीति आयोग का? तो बताएंगे सर योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था मेरे भाई? तो 1950 में। आपसे नीति आयोग पूछे या योजना आयोग पूछे, दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। याद रखेगा, नीति आयोग पूछे या योजना आयोग पूछे, दोनों का देश का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताएंगे सर हमारा प्रधानमंत्री भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते सर। अगला क्वेश्चन पे आते सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया सर, बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ? अरे बांग्लादेश के बारे में सुनते ही मेरे दोस्तों देश जो है ना मन गदगद हो उठता है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने दोस्तों भेजा था बांग्लादेश, क्या सेना भेजा था, जाओ रे पाकिस्तान वालों को मार गिराओ, और 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवा दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बॉम्बे योजना का उद्देश्य क्या था? अरे बॉम्बे प्लान, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, याद कर लीजिएगा। बॉम्बे प्लान के बारे में मेरे भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एकदम ठूस लीजिए अपने कान पे। तो सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाना चाहिए। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 1951 से लेकर 1956 के बीच में था। और मेरे दोस्तों हम लोगों को पता है मेरे भाई कि हमारे पीसी महालनोबिस मॉडल, सॉरी हैरोल्ड डॉबर मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था सर? हैरोल्ड डॉबर मॉडल पर आधारित था। अगर आपसे पूछा जाएगा सर पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है, तो बताएंगे सर रूस के देश से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि पर जोर देना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? फैक्ट्रियों पर, उद्योगों पर विकास करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। सारा चीज को मेरे दोस्तों रगड़ करके आप लोग क्या करना भाई? याद रखना भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सर, फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? अरे यही तो फरक्का समझौता है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। क्या मेरे भाई? यही तो फरक्का समझौता है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? ऊर्जा संरक्षण विधेयक जो है वो आपसे पूछा गया कि किस वर्ष पारित किया गया, तो बताएंगे सर 2001 में। कब मेरे भाई? याद रखिएगा 2001 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन पे आते सर, सीमांत गांधी के नाम से किसा जाना जाता है भाई? जैसे दोस्तों उड़ान परी किसके नाम से जाने जाते हैं? आप लोग बताइएगा भाई। उड़ान परी किसके नाम से जाना जाता है? बताइएगा भाई। अरे भारत का कोकिला किसके नाम से जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है भाई। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उड़ान परी किसे कहा जाता है? क्या उड़ान परी किसे कहा जाता है? कमेंट में बताइएगा मेरे लाडला। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताएंगे सर हमारा सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या बताएंगे सर? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? किस देशों ने दोस्तों सिग्नेचर किया था अटलांटिक चार्टर पर? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने। किसने किया था मेरे भाई? अमेरिका और ब्रिटेन ने। और इन दोनों देशों के पास वीटो पावर है। क्या सर? वीटो पावर है इन दोनों देशों के बीच में। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। पंचशील समझौता, ये नाम सुनते ही दोस्तों मन में गदगद हो उठता है, जिसे हम लोग नेहरू समझौता भी बोलते। क्या? नेहरू समझौता। अरे भाई ये पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। क्या? भारत और चीन के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। क्या बताएंगे सर? पंचशील समझौता जो हुआ था वह 1954 में हुआ था। याद रखिएगा। इधर से जाता है दोस्तों हमारा, याद रखिएगा, नेहरू जी, और उधर से आता है दोस्तों चाओ इन लाई। मुस्कुराकर बोलिए चाओ इन लाई। और दोस्तों हमारा देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर होती है। और गारंटी पेपर दे रहा हूं, लिखिए लिखिए, आप लोग भूल जाते हैं। गारंटी पेपर दे रहा हूं, यह क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आएगा। पंचशील समझौता के बारे में वर्णन करें
5 मार्क्स का आएगा भाई, 1-2 मार्क्स का नहीं, 5 मार्क्स का आएगा। पेपर में गारंटी देता हूं, लिख लीजिए भाई। पंचशील समझौता के बारे में वर्णन करे, आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भाई, गारंटी पेपर। ठीक है भाई, आइए सर बात करते दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया सर, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह यानी दोस्तों फॉलो, प्रवाह शब्द का क्या अर्थ होता है? आपसे पूछा गया दोस्तों, प्रवाह शब्द का क्या अर्थ होती है, आपसे पूछा गया भाई, ठीक ना। तो बताएंगे सर, वैश्विक विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन होना। बिल्कुल भाई, प्रवाह का मतलब होता है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुनिया के सभी बाजारों को, मतलब दुनिया के सभी देशों को एक जैसा समझना। और हाँ, एक बात बता रहा हूं, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के सकारात्मक और वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू के बारे में वर्णन करे, 5 मार्क्स। चुपके से आपको सिर्फ बता रहा हूं, किसी को नहीं बताया, आपको बता रहा हूं, एकदम सिर्फ आपको बता रहा हूं, एकदम नोट कर लीजिए। जैसे पंचशील समझौता नोट कर लिया ना, इसी तरह से वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के सकारात्मक, वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू के बारे में वर्णन करे। 100% छपेगा नहीं भाई, छप चुका है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का आदान प्रदान होना यानी संचालन होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन करना, विभिन्न देशों में माल की आवाजाही करना, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई? डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया सर कि 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? ताशकंद समझौता। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा, ताशकंद समझौता याद रखिए मेरे भाई, कब हुआ था? 1565 में ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला, कोई भी राष्ट्र अपने विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। अरे अच्छे मेरे भाई, आप सभी को पता है विदेश नीति किसकी देन है? आप बोलेंगे सर जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति देन है। मुस्कुराकर बोलिए, जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति क्या है भाई? देन है भाई। विदेश नीति किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो कोई भी देश के साथ विदेश नीति अपनाते हैं कब? जब दोस्तों मेरे दोस्तों क्या ध्यान में रखा जाता है? तो राष्ट्र हित को, सबसे पहले वो अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर वो दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं भाई, संबंध बनाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूं, भूलिएगा नहीं भाई। 27 अक्टूबर याद रखेगा, सुबह दोपहर शाम रात, एवरीडे 4 क्लासेस, तबड़तोड़ तरीके से मेरे लाडला क्लास को कीजिएगा। ऐसा मौका आपके जीवन में कभी आने वाला नहीं भाई। मात्र 299 पे जबरदस्त तरीके से दोस्तों आप लोगों को क्लासेस दिए जा रहे भाई। अरे 10 साल का PYQ, 5 साल का मॉडल पेपर, सिलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। अरे टेस्ट सीरीज फ्री में दिया जा रहा है। और क्या चाहते हो मेरे लाडला? मात्र मेरे दोस्तों 299 में जबरदस्त तरीके से सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। और क्या चाहते हो मेरे भाई, बता दीजिए। ऐसा मौका फिर लाइफ में कभी आने वाला नहीं भाई, इसलिए फटाफट जाएं, कोर्स को ज्वाइन कर रहे। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत ने, आपसे पूछा गया मेरे भाई, गलत, सबका आंसर गलत। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था? वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो परमाणु जो बनाए थे ना भाई, वो क्योंकि भारत ने इसे भेदभावपूर्ण मानता है। बोले नहीं भाई, हम परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, इसे हम लोग भेदभावपूर्ण मानते हैं भाई, ठीक है। इसके बारे में बहुत बड़ी आंसर होगी दोस्तों, अभी मैं डेफिनेशन दूंगा आपका क्रैश कोर्स में। अगला, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो बताएंगे सर चीन ने हमारे खुले द्वार की नीति अपनाई। किसने अपनाई थी मेरे भाई? तो बताएंगे सर चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन में बात करते सर, राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल लागू होती है। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। 3 प्रकार के आपातकाल लागू होती है और यही आपातकाल है जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे सर जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इस चीज को भी ख्याल रखिएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर आपसे बात करें किसे, हमें बताइए सर, पहली बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? तो 1975 में। याद रखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और इंदिरा गांधी को मजबूरन में अपने सरकार को बचाने के लिए उसे दोस्तों आपातकाल लागू करना पड़ा देश में। जब भी आपातकाल लागू होती है दोस्तों, बिना राष्ट्रपति के परमिशन से आपातकाल लागू नहीं हो सकती भाई, डाउट नहीं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा राजा
महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष अधिकार को क्या कहा जाता है? प्रिवी पर्स। याद रखिएगा, विशेष अधिकार को क्या कहा जाता है भाई? प्रिवी पर्स। दादा रे 3 मार्क्स का, मुस्कुरा के 3 मार्क्स का याद रखिएगा, प्रिवी पर्स आएगा भाई। प्रिवी पर्स के बारे में वर्णन करे 3 मार्क्स, और इतना तगड़ा तरीके से बताऊंगा स्टोरी से कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि 1962 में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात की थी भाई? 1962 में किस देश ने क्यूबा, एक छोटा सा देश था दोस्तों, कौन? हमारा क्यूबा। तो मेरे भाई सोवियत संघ ने किया था। किसने? क्यूबा संकट, तो मेरे भाई सोवियत संघ ने किया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? दोस्तों ये शिमला समझौता जो है वो इस पर कब हस्ताक्षर हुई? तो बताएंगे सर 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता पर सिग्नेचर होता है। याद रखिएगा, समझ गए ना? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है। भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो। क्या? जुल्फिकर अली भुट्टो। क्या? मुस्कुरा कर बोलिए, जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में दोस्तों समझौता होती है, और यह समझौता का नाम दिया गया शिमला समझौता। आइए सर अगला क्वेश्चन, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? बेलग्रेड में। कहां मेरे भाई? बेलग्रेड में। सबसे पहला दोस्तों प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ? बेलग्रेड में। कब हुआ? 1961 में। कब है? 1961 में भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाम सेफ का मतलब क्या है? मतलब दोस्तों आपसे पूछा गया ना कि बाम सेफ का फुल फॉर्म, रीजनिंग, ब्रेन। आपके टॉपिक पे है ये? नहीं है भाई, आपके टॉपिक में है क्या? नहीं है भाई, लेकिन पूछ लिया भाई तो बताना पड़ेगा भाई। तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, यानी पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है भाई वृद्धि होती है भाई। याद रखिए, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होगा भाई? कमी होगा। आई एम रियली सॉरी भाई, राज्य की क्षमता में क्या होगा? कमी होगा। क्यों कमी होगा? इसके बारे में बहुत बड़ा स्टोरी है भाई। मणिपुर के उस राजा का नाम बताए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। मणिपुर, अरे जैसे हमारा कश्मीर में था ना राजा हरि सिंह, इसी तरह से मणिपुर में था कौन? महाराजा बोध चंद्र सिंह। अगर अपने थ्योरी लेक्चर हमारे क्लास में किए थे फाउंडेशन कोर्स में, तो मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि कहीं भी आपको डाउट होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन में बात करते सर, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? अब सभी को पता है मेरे भाई कि हमारे धरती में दिन प्रतिदिन घट रही है कौन सा गैस? ओजोन गैस। और एक समय ऐसी आएगी कि मेरे दोस्तों परावैंगिक ओजोन गैस पूरी तरह से पतला हो जाएगा और परावैंगिक किरण हमारी धरती पे आएगी और विभिन्न एक प्रकार के हम लोगों को बीमारी से झेलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों पेड़ लगाना चाहिए भाई, है ना सर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है भाई? ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चन 27, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था भाई। इसी तरह से नागपुर अधिवेशन आपसे पूछा गया कि नागपुर में भी अधिवेशन हुआ था भाई। क्या? नागपुर में भी अधिवेशन हुआ था। कब? 1920 में। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या? 1920 में। पॉलिटिकल वाले खास करके ध्यान दे भाई, पॉलिटिकल में ना सीबीएसई पैटर्न का क्वेश्चन डाला हुआ है। हाँ भाई, अभी तो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सीबीएसई पैटर्न वाला क्वेश्चन को डाल के रख दिया है भाई। अगला, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में। याद रखिए दोस्तों, कहां पे? स्टॉकहोम में। कहां पे? स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 नंबर, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? लीग ऑफ नेशन, तो बताएंगे सर यूएनओ। क्या? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा सर? ए। दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देखते हैं सर हमारा क्या? सब्जेक्टिव में। देखिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखकर दोस्तों दहक जाएंगे भाई आप लोग, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। देखिए तो उससे पहले फिर से बता रहा भाई, अभी आप लोगों का क्रैश कोर्स में डिस्काउंट चल रही भारी मात्रा में। जाएं मेरे भाई, फटाफट जाकर के ज्वाइन करके 27 अक्टूबर से हमारे साथ सुबह दोपहर शाम को बेहतर तरीके से जुड़ करके मेरे साथ आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लेट ना करें मेरे भाई, ज्वाइन करें। और कहीं भी ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो
आपके पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर का क्या महत्व है, या दोस्तों 1962 के भारत चीन के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, या मंडल कमीशन क्या है, या दोस्तों राज्य के भाषाई पुनर्गठन से क्या लाभ मिला, या दोस्तों बात करते हैं ऑपरेशन इन्फिनिट की रीच क्या था, या भारत में गठबंधन राजनीति का युग कब से आरंभ हुआ, इसके बारे में आपको विवेचना करना है। अगर दोस्तों बात करें कि कौन सा देश दक्षिण का यानी सार्क का सदस्य देश है, या तो सोवियत संघ के विघटन, मतलब जितने सारे क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूं। अगर आप लोग तैयार है तो बताइएगा, मैं आप लोग क्वेश्चन के साथ आंसर भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।